दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों कल हमारा मौसम विज्ञान का टॉपिक नंबर पहला हो चुका था, जिसमें हमने पढ़ा था वेदर एंड क्लाइमेट यानी कि मौसम और जलवायु के बारे में। दोस्तों अपना आज टॉपिक नंबर रहेगा मौसम विज्ञान का दूसरा, जिसमें हम पढ़ेंगे वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। देखेंगे कि एटमॉस्फेयर या वायुमंडल क्या होता है, क्या इसके स्तर होते हैं और क्या इसका संगठन होता है। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों वायुमंडल क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो जनरली बोल सकते हैं दोस्तों, आप बोलते हो कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण होता है उसे ही क्या बोलते हैं, वायुमंडल। दोस्तों ये अपनी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। दोस्तों सुनिए, अपने एग्जैक्ट डेफिनेशन या वैज्ञानिक परिभाषा इसकी क्या है। तो सुनिए दोस्तों, ये एक क्या है, जैसे मान लो पृथ्वी है, क्या है, एक पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर गैसें हैं, इसको ही तो आप बोलते हो क्या, वायुमंडल। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करना है दोस्तों आपको। आप क्या बोलते हो कि पृथ्वी के चारों ओर ये गैसें मतलब आवरण है गैसों का, उसे क्या बोलते हैं, वायुमंडल। लेकिन अब सुनिए, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्या है, गैसें। क्या है, गैसें। गैसें भी कौन सी, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। स्वादहीन। तो सुनिए, पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैसों का जो आवरण होता है, क्या होता है, जो कवर यानी कि आवरण, उसे ही क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। दोबारा सुनिएगा, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन जो गैसों का जो आवरण होता है उसे ही वायुमंडल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपकी परिभाषा। अब देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होती है, औसत ऊंचाई समुद्र तल से, समुद्र तल से वायुमंडल की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई वो होती है दोस्तों 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। और जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई होती है वायुमंडल की, उसे बोलते हैं दोस्तों अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड। दोबारा से सुनिएगा, समुद्र तल से जो वायुमंडल की औसत ऊंचाई होती है उसे बोलते हैं अल्टीट्यूड, और वो अल्टीट्यूड कितनी होती है, 1600 किलोमीटर होती है, 1600 किलोमीटर। अब देखते हैं आगे दोस्तों, इसके स्तर, वायुमंडल के कौन कौन से स्तर है। तो वायुमंडल को मुख्यतः 4 स्तरों में बांटा जाता है दोस्तों। स्तर, वायुमंडल के स्तर। तो दोस्तों वायुमंडल को वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि ऊर्ध्वाधर तापमान भिन्नता के आधार पर वायुमंडल को 4 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर, वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि ऊर्ध्वाधर तापमान भिन्नता के आधार पर, ऊर्ध्वाधर तापमान भिन्नता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है वायुमंडल को। 4 स्तर होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए ऊर्ध्वाधर क्या होता है। तो ये खड़ी होता है ना, खड़ा, कोई भी चीज खड़ी हो तो वह ऊर्ध्वाधर कहलाएगी। क्या हो, खड़ी हो तो वह ऊर्ध्वाधर कहलाएगी। इसको आडा कर दो, आडा पटक दो इसको, ये हो गया आडा। और यह क्या कहलाएगी दोस्तों, क्षितिज। हमेशा के लिए याद रखने वाली बात है, ऊर्ध्वाधर और क्षितिज में कंफ्यूज मत होना। जो खड़ी होती है वह तो हो गई ऊर्ध्वाधर, और जो आडा कर दिया वो हो गई क्षितिज। तो अपने क्या है, ऊर्ध्वाधर तापमान भिन्नता के आधार पर, मतलब खड़ी, मतलब खड़े तापमान में, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो तापमान में भिन्नताएं आएगी। इस भिन्नता के आधार पर वायुमंडल को अपने 4 भागों में बांटा है दोस्तों। कौन कौन से संस्तर है वो दोस्तों संस्तर लिखते हैं इधर। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। तीसरा है मिजोस्फियर यानी कि मध्य मंडल। और चौथा है एक्सोस्फियर यानी कि बहिर्मंडल। अब देखते हैं दोस्तों, एक एक को कंटिन्यूस पढ़ते हैं आगे से आगे। देखिए दोस्तों, एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझाऊंगा आपको वायुमंडल की पूरी संरचना, एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझाता हूं दोस्तों। आपको कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे आप वायुमंडल की संरचना। एक बार बस देख लो, कभी नहीं भूलोगे। तो सुनिए, देखिए, देखिए सुनिए, 4 संस्तर है, 2 3 और ये 4 हो गए दोस्तों। ठीक है,
पहला है दोस्तों क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल, समताप मंडल। और तीसरा मध्य मंडल। और लास्ट वाला बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, या दूसरा नाम है इसका आयन मंडल और तापीय मंडल। तापीय मंडल बोल दो, आयन मंडल बोल दो, या बहिर्मंडल बोल दो, एक ही बात है। समताप मंडल का दूसरा नाम है ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। ठीक है, अब देखते हैं इनकी ऊंचाई। तो दोस्तों क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है सामान्यतः 8 से 18 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर। ये जो हाइट बता रहा हूं मैं किलोमीटर में बताऊंगा दोस्तों, किलोमीटर में 8 से 18 किलोमीटर। और समताप की होती है 18 से 50 किलोमीटर, और मध्य की 50 से 80, और लास्ट वाले की बहिर की 80 से 1600 किलोमीटर पाई जाती है। तो दोस्तों एक बात सुनिएगा आप कि ये ऊंचाई है 8 से 18, ये कौन सी ऊंचाई हुई दोस्तों कि ये ऐसे भी हो सकता है कि ये 8 किलोमीटर तक है, मतलब क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर तक भी फैला हुआ हो सकता है, 18 तक भी हो सकता है। ये कौन सा वेरिएशन होगा कि 8 से 18 है? तो सुनिएगा दोस्तों, अगर हम वायुमंडल की ऊंचाई दूरों से मापते हैं, दूरों से, तो दोस्तों हमारे आएगी 8 किलोमीटर। वायुमंडल की ऊंचाई कितनी आएगी? औसत ऊंचाई 8 किलोमीटर, अगर हम दूरों से मापते हैं इसकी ऊंचाई। और अगर भूमध्य रेखा से मापे, भूमध्य रेखा से मापे, तो दोस्तों वो आती है 18 किलोमीटर। तब दोस्तों लिखते हैं हम 8 से 18 किलोमीटर। आई बात समझ में? क्यों लिखते हैं 8 से 18 किलोमीटर? क्योंकि दूरों से मापते हैं तो ये 8 किलोमीटर आएगा, और भूमध्य रेखा से मापते हैं तो ये 18 किलोमीटर आएगा, इसलिए ये 8 से 18 किलोमीटर। इसी प्रकार ये 18 से 50 और 50 से 80, 80 से 1600 किलोमीटर दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं क्षोभ मंडल। तो देखते हैं क्षोभ मंडल क्या होता है। ये सबसे आधार का भाग, वायुमंडल का सबसे आधार का स्तरीय भाग है, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। क्या है? आधार है, लिख लिए इधर, आधार वायुमंडल का आधार है। इसके अलावा मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती है, घटनाएं घटित होती है। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कैसे? वर्षा होना, बादल बनना, ओलावृष्टि, इसके अलावा आंधी तूफान आदि मौसम संबंधी घटनाएं किसमें होती है? क्षोभ मंडल। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डबल स्टार लगा लेना मौसम संबंधी घटनाओं के, कि प्रश्न आ सकता है कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के कौन से संयंत्र में घटित होती है, तो आपको याद होना चाहिए वो ये क्षोभ मंडल में। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई को बढ़ाते हैं, एच मतलब हाइट, जैसे जैसे हाइट को बढ़ाते हैं तो दोस्तों जो टेम्परेचर है वह डिक्रीजमेंट होता है, टेम्परेचर डिक्रीजमेंट होता है। कितना होता है दोस्तों? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से। और इसे ही क्या बोलते हैं? सामान्य ताप ह्रास दर, यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप ह्रास दर। सामान्य ताप ह्रास दर किसे कहते हैं? कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से कम होता है, उसे ही नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ताप ह्रास दर बोलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं समताप मंडल की। तो समताप मंडल में जैसे जैसे दोस्तों हाइट को इंक्रीज करते हैं, हाइट को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। इसमें तो घटाता है, इसमें बढ़ेगा, इसमें घट जाएगा, इसमें वापस बढ़ जाएगा, अल्टरनेट है। तो ये हाइट को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा दोस्तों। अब है समताप मंडल और ओजोन मंडल, दोनों एक ही बात है दोस्तों। समताप मंडल बोल दो या ओजोन मंडल बोल दो। तो ओजोन मंडल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है दोस्तों, O3 गैस पाई जाती है, और ये O3 बनती है नवजात ऑक्सीजन, सॉरी O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन, और नवजात ऑक्सीजन बराबर होता है हाफ O2 दोस्तों। ठीक, इसमें ओजोन गैस बनने के कारण समताप मंडल को ओजोन मंडल भी बोलते हैं। ओजोन मंडल ओजोन किससे बनती है? O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन बराबर हाफ O2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसकी हाइट होती है 18 से 50 किलोमीटर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा इसमें जो सूर्य से आने वाली, ये है सूर्य से आने वाली यूवी रे, कौन सी रे? यूवी रे, यानी कि अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें, यूवी रे। ठीक है, तो दोस्तों सूर्य से आने वाली किरणों को ओजोन
ये ओजोन की परत है, जैसे मान लो परत है ये ओजोन की, तो ये पृथ्वी पर सीधे आने से रोकती है और मानव को अन्य रोगों या कैंसर संबंधित रोगों से बचाती है। कौन? ओजोन या ओजोन परत। लेकिन दोस्तों सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका क्या करता है? डिग्रेडेशन जो एयर कंडीशनर से निकलता है और इसका अपघटन करता है। दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं इससे संबंधित। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक सीएफसी, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अणु कितने ओजोन के अणुओं को तोड़ देता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अणु तोड़ देता है दोस्तों 1 लाख ओजोन के अणुओं को। एक सीएफसी का अणु 1 लाख ओजोन के कणों को तोड़ देता है और इसका डिग्रेडेशन, पूरी ओजोन परत का डिग्रेडेशन या अपघटन कर देता है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली यूवी रे, अल्ट्रावायलेट किरणें सीधी पृथ्वी पर पहुंचेगी और क्या करेगी? मानव संबंधी या मानव में कैंसर संबंधित रोग पैदा कर देगी। दोस्तों तो ये हो गया अपने दोस्तों ओजोन मंडल। अब बात करते हैं मध्यम मंडल। तो मध्यम मंडल में दोस्तों जैसे जैसे हाइट को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है, और ये सबसे मध्य का मंडल है, इस कारण इसके मध्य मंडल बोलते हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे मध्य मंडल से। अब बात करते हैं बहिर्मंडल। तो दोस्तों बहिर्मंडल में जैसे जैसे हाइट को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसी कारण इसे तापीय मंडल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ताप ज्यादा होता है। जैसे जैसे हाइट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तापमान ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आयन मंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सभी गैसें आयनों के रूप में पाई जाती है, जैसे कि हीलियम गैस आयनों के रूप में पाई जाती है, जिसके कारण इसको आयन मंडल भी बोलते हैं मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं कि दोस्तों इसको बहिर्मंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे बाहर का, सबसे जो स्तर है या वायुमंडल का सबसे बाहर का भाग है, इसके कारण इसको बहिर्मंडल भी बोलते हैं मेरे दोस्तों। तो ये अपने 1, 2, 3 और 4 स्तर हो गए। किस आधार पे? वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, ऊर्ध्वाधर तापमान भिन्नता के आधार पर। दोस्तों अब बात करते हैं अपन किसके बारे में? वायुमंडल का संगठन, यानी कि गैसों का क्या संगठन है इसमें। वायुमंडल में गैस ये संगठन क्या है, कौन कौन सी गैसें कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती है। जैसे नाइट्रोजन कितनी पाई जाएगी, इसके अलावा ऑक्सीजन CO2 कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती है। गैसों का संगठन, वायुमंडल का गैसों का संगठन। इधर लिखते हैं गैसें, इधर लिखते हैं वायुमंडल में। वायुमंडल में गैसें कितनी मात्रा में होती है ये लिखते हैं अपने परसेंट में। और इसके साथ दोस्तों मर्दा में भी पढ़ लेते हैं हम। मर्दा में भी देख लेते हैं साथ ही साथ की, मतलब मर्दा में कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों नाइट्रोजन, इसके अलावा O2 और CO2 और ऑर्गन। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी पाई जाएगी, मर्दा में कितनी पाई जाएगी? तो देखते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्तों अपने वायुमंडल में सामान्यतः 21%, सॉरी 78%, 78.08%, जबकि ऑक्सीजन 21% और CO2 0.03% और ऑर्गन 0.93% पाई जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं मर्दा में। मर्दा में ये नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 79.2%। अब बोलोगे आपकी मर्दा में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा क्यों पाई जाती है? तो बताता हूं दोस्तों, मर्दा में दलहनी फसलों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के कारण नाइट्रोजन की मात्रा मर्दा में ज्यादा होती है। किसकी अपेक्षा? वायुमंडल की अपेक्षा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की मात्रा। इसमें तो 21% और इसमें कितनी पाई जाती है? 20.60%, यानी 20.60 मतलब ऑक्सीजन पाई जाती है मर्दा में। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं CO2। तो CO2 इसमें 0.03 ये परसेंट में, और इसके अलावा ppm में देखें तो 300 ppm। 200 इसके अब लगा लो ट्रिपल स्टार आप। क्यों? क्योंकि ये लगभग एग्जाम्स जेट के लगभग एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो सुपरवाइजर 2021 में भी पूछ सकता है, क्या भरोसा कि CO2 की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है। तो परसेंट में 0.03% और ppm में 300% मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं मर्दा में। तो मर्दा में CO2 की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा ज्यादा पाई जाती है। कितनी? 8 से 10 गुना ज्यादा, और वो मात्रा होती है 0.3%, यानी कि 3000 ppm। इसमें कितनी थी?
300 ppm और कितना गुना ज्यादा पाई जाती है? 8 से 10 गुना, 8 से 10 गुना ज्यादा मर्दा में। ठीक है, और जैसे जैसे गहराई बढ़ाएंगे तो लगातार CO2 की मात्रा बढ़ती जाती है मर्दा में। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गन की मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में 0.93%, जबकि मर्दा में ये एब्सेंट होती है ऑर्गन। दोबारा से देख लीजिएगा, वायुमंडल में 78.08 और इसमें 79.2%, इसमें 21% और इसमें 20.60, इसमें 0.03% में और 300 ppm में हो गया, और ये 0.3%, इसमें 0.03, जबकि इसमें 0.3, यानी कि 8 से 10 गुना ज्यादा पाई जाती है। तो ppm में 3000 ppm हो गई। इसके अलावा ऑर्गन हो गई 0.93%, जबकि मर्दा में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों ये हो गया अपने आज का टॉपिक मौसम विज्ञान का दूसरा, जिसमें हमने पढ़ लिया वायुमंडल के बारे में संपूर्ण विवरण। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ और नए उमंग के साथ। दोस्तों एक काम करिएगा, आप जो मतलब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है तो दोस्तों आप व्हाट्सएप पे या अदर ग्रुप्स में आप इसको मतलब वीडियो को सुबह पहले वीडियो को आप पोस्ट कर दीजिएगा या शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो जरूरतमंद है उनके दोस्तों पूर्ति हो सके। धन्यवाद दोस्तों।